ऐसी बातें सुनते हैं ना कि वी वर नॉट अलाइंड, वी वर नॉट इन दैट सेम स्पेस, उसकी गोल अलग थी, मेरी अलग थी। तो आप कितने सालों के बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है, तब लोग कहते क्यों इतने साल थे तो पता नहीं चला। तो आपने जब स्टार्ट में कम्युनिकेट कर दिया कि आप कैजुअल डेटिंग नहीं करना चाह रहे, यू वांट टू बी टुगेदर, ठीक है आप टाइम ले लो, बट अगर उनका भी गोल है शादी और आपका भी है, देन इट मेक सेंस। ऐसे हुआ है कि आपने फोन करके कहा कि यार विल फिगर इट आउट, कर लेंगे यार, मतलब देखते हैं, कुछ तो फिगर आउट करते हैं हम। So you're bargaining with your partner so that your partner can come back and you can do something. मतलब जो भी आपके लूप होल्स है दोनों के बीच में, आप उसको कवर कर दो। एंड देन अगर बार्गेन नहीं हो रहा है एंड सामने वाला कह रहा है कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है साथ में आना, तब आप चौथे स्टेप पे जाते हो, विच इज डिप्रेशन। दिस इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सो सैड। पास्ट को हील ना करना मतलब क्या? आप चाइल्डहुड के बारे में बातें कर, बचपन के बारे में बातें कर? बचपन नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप, मतलब आपकी तो एक्सपीरियंसेस काफी रही होंगी। इसका क्या मतलब है? नहीं ओके, जैसे आपकी पहली रिलेशनशिप में जो भी हुआ, ठीक है, सपोजली इफ यू बीन चीटेड, ठीक है, तो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। बहुत ज्यादा रियल हो रहा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे दोस्तों। अगर आपको भी मेरी तरह प्यार भरी बातें करना अच्छा लगता है, प्यार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप्स के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो आपको रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट की बातें सुननी चाहिए। कहते हैं कि न्यूरो साइंस इज द हार्डवेयर ऑफ द ब्रेन, यानी कि आपके हॉर्मोन्स, आपके दिमाग का सिस्टम, वो सब न्यूरो साइंस के डोमेन में आता है। पर साइकोलॉजी इज अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन। आप खुद की जिंदगी को, खुद के रिलेशनशिप्स को, खुद के प्यार को किस नजरिए से देखते हो और उस नजरिए को हम बदलते कैसे हैं, आज हम सीखेंगे एकता दीक्षित से। अगर आप ये वाला पॉडकास्ट पेरेंट्स के साथ देख रहे हो तो एक मोमेंट है पॉडकास्ट में जहां मैं कहता हूं कि यार अभी पेरेंट्स के बिना पॉडकास्ट देखिए, आप ही समझ जाएं क्यों मैं ये कह रहा हूं। प्यार की बातें करी है, काफी मैच्योर बातें करी है। जो भारत में हिडन प्यार के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनफिडेलिटी, चीटिंग, पॉलीएमरी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ऐसी सारी बातें भी करी गई है और वैसी बातें, वो वाली बातें भी हो चुकी है आज के एपिसोड में। बहुत बढ़िया एपिसोड है। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी मेडिटेशन ऐप लेवल सुपर माइंड लाइव हो चुकी है। आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलेगा अगर आपने नीचे के लिंक से क्लिक किया तो। मैंने खुद की जिंदगी में ये देखा है कि मेरी ब्रेकअप की रिकवरी और मेरे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी दोनों इंप्रूव हुए हैं मेडिटेशन की वजह से। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है, अगर आपको वैलेंटाइंस डे पे ये लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में रिलेशनशिप कब आ जाएगी, या अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को ज़्यादा इंप्रूव करना है और अगर आपको रोमांस के बारे में ज़्यादा सीखना है, आज का पॉडकास्ट है आपके लिए। एंजॉय एकता दीक्षित ऑन TRS। दोस्तों मेरे हाथों में है गरम गरम चाय और मेरे दिल में है मोहब्बत, क्योंकि आज है एक वैलेंटाइंस डे और प्यार स्पेशल रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप कोच एकता दीक्षित के साथ। ये सब सुपर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, बिकॉज आज हम रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो आई थिंक हमारे लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा हिस्सा है। शायद मेरे लिए सबसे बड़ा हिस्सा है। आपके रील्स की वजह से, आपके थॉट्स की वजह से, आपके आर्टिकल्स की वजह से मुझे खुद के रिलेशनशिप्स में बहुत फायदे मिले और खुद की शांति को लेकर इम्प्रूवमेंट्स मैंने नोटिस किए हैं। तो थैंक यू एकता जी। और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी ये शांति वाली वाइब और प्यार के टिप्स वाली वाइब आज लोगों के साथ शेयर हो जाए। पर yes. पहले ये बताइए कि प्यार में साइकोलॉजी की जगह कहाँ होती है? साइकोलॉजी की जगह प्यार में नहीं, मतलब ये अदर वे राउंड है कि हर एक लाइफ के एक एस्पेक्ट पे, हर एक लाइफ के एक पड़ाव पे साइकोलॉजी हर जगह आती है। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे बिहेवियर, हमारा रहने का ढंग, हमारी हर चीज़ को बताता है। तो चाहे आप रिलेशनशिप में जैसे है तो आपके वो बिलीफ और आपके रहने के ढंग के बेसिस पे ही आप रहोगे। तो साइकोलॉजी क्या है? आपका एक सोचने का, रहने का ढंग है साइकोलॉजी। तो ये तो आपके रिलेशनशिप में कहो या आप आपके वर्क स्पेस पे कहो, ये हर जगह पे इम्पोर्टेंट है। तो साइकोलॉजी तो हर जगह ही आएगा। कपल्स को
रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों होती है? स्पेशली लॉन्ग टर्म में अमेरिका में ये देखा जाता है कि बहुत लोग रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। भारत में वैसे शादी का एक बहुत बड़ा कल्चर है। आई फील यहाँ होली मैट्रिमोनी मानी जाती है मैरिजेस को। पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के रोमांटिक रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ आ रहा है, एज एन अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि एक रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट कपल्स के लिए क्या करता है या करती है? तो रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत तो हम सबको है। रीज़न मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको जाना है एक ए के रूट पे, ठीक है, बट आप जिसको डेट कर रहे हैं उसको जाना है रूट पी पे। तो अगर आप बैठ करके डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना, आपकी डेस्टिनेशन, आपकी रिलेशनशिप की गोल्स क्या है, आपने क्या सोचा, आप किस रीज़न की वजह से आप दोनों साथ आए हो, तो वो बहुत ज़रूरी है बात करना। एंड क्योंकि हम समझते नहीं, हमको लगता है कि हम अकेले हैं इसलिए हम रिलेशनशिप में डेट करना चाहते किसी को, बट हम ये नहीं समझते कि रिलेशनशिप में तब जाना ज़रूरी है जब आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप की खुद के साथ साथ सामने वाले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार होते हो तब। तो ये सारी चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट समझाता है। आपको बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके आर यू अलाइंड और नॉट, आप एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हो या नहीं। नहीं कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि ये मैट्रिमोनी मतलब आपके ये 3-4 चीज़ें हैं एंड सामने वाले का आप जो भी वो 3-4 चीज़ें आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट मैचिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकअप कर दो। नहीं, अगर इफ यू बोथ वांट टू बी टुगेदर तो आप उसको अपनी तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू अ लॉट। एंड ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है क्योंकि हमें लगता है अरे हमारे दोस्त हैं ना, हमें बता देंगे यार कैसे करना है। दोस्त और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या होता है? बहुत, मतलब आज जैसे हम कहते हैं कि अगर ब्रेकअप हुआ है, अरे कोई नहीं, चलो दोस्त कहता है चलो यार एक मतलब घूम के आते हैं या हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लो, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। बट जब आपको पता नहीं है वो उस मोमेंट के लिए आपको अच्छा फील करवाएगा, बट लेटर आप जैसे अब आप बाहर घूम करके आए दोस्तों से, तब आप वो भूल गए उस बात को कि अब ब्रेकअप हुआ है या उदास हो या जो भी हो। बट व्हेन यू कम बैक होम यू आर अगेन इनटू दैट लोनलीनेस। तो आप क्या करते हो उस मोमेंट पे? इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत इसलिए होती है ताकि जब आप अकेले भी हो तो आप कोई चीज अपने लाइफ में अप्लाई करके आप उस लोनलीनेस को फील नहीं करोगे। आप उससे डील करना सीखोगे, ना कि उसको अवॉइड करना। कैसे डील करते हैं लोनलीनेस के साथ एकता जी, बताइए ये भी प्लीज, सबको जानना है, मुझे भी जानना है। पहली बात तो जैसे लोग एक तो ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले लोग ना ये जो पूरी सैड स्पॉटिफाई पे इस पे उस पे सब जो सैड सॉन्ग्स आ जाते हैं, ये सबसे पहले तो ना ये सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो यार। मतलब ये आज की जो पीढ़ी हम देखते हैं कि जैसे उदास हो गए तो बैठ के यार सुन रहे हैं, पर अरिजीत की आवाज में इतना जादू है। बताइए बताइए। दैट आई एग्री, बट आई शुड से कि अगर लोग आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे कि लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड में बहुत डिफरेंस है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, एक बहुत बेसिक फंडा है, ठीक है, एंड ये मेरे लाइफ में नहीं, मतलब आज it's been 15 years for me since I am in psychology background. तो मैं एक चीज डे 1 पे सीखी हूँ कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपसे प्यार करेगा? तो जब आप खुद से प्यार करते हैं तो चाहे आप अकेले हो या किसी के साथ हो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू एंजॉय लाइफ। जैसे कि अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करते तो आप कोई और एड ऑन हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो चला जाएगा तो आप एंजॉय नहीं करोगे? लोग सॉलिट्यूड शब्द को आसानी से समझते नहीं। मैं भी इस शब्द को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली। तो सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन कीजिए। अच्छा, लोनलीनेस मतलब कैसे होता है कि आप अकेले हो तो आप खुद की कंपनी को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड ऑन द अदर नोट ये होता है कि आप अकेले हो बट आप आपकी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। अकेले होकर भी आपको लग रहा है कि यार मुझे इतनी शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है। एग्जैक्टली जैसे ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी थ्योरीज कहती हैं कि आपको खुद को एवरी 2 वीक्स आपको खुद को एक डेट पे ले जाना है, या आप खुद को एक वेकेशन पे लेके जाइए, या आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए।
लोग कितना करते हैं पता है, हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बाहर अगर आप कहीं जा रहे हो, सपोज आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप कहीं किसी को अकेला खाते हुए देख रहे हो तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये इंसान अकेला बैठ के आया डेट पे। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में हम इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अजीब सा मानते हैं। व्हाई? यू कैन एंजॉय योर कंपनी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई और करेगा? मेरी एक कॉलेज की गर्लफ्रेंड ये मुझे कहती थी कि यार तू अकेला क्यों खाता है? तो मैं कहता था क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खाने में पूरी तरह से घुस जाता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। विच मीन्स कि आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हो। मतलब आप अगर आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, आप अकेले घूमना फिरना भी एंजॉय कर रहे हो, आप आपकी एंड आज के तारीख में मैं आपको बताऊं सॉलिट्यूड का मतलब लोग अलग भी समझते हैं कि यार मैं अकेला भी जा रहा हूं तो भी ठीक है, मेरे पास फोन है, मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो कैसे हो जाता है कि इसमें भी आप सॉलिट्यूड नहीं आ रहा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसी चीज की कंपनी ले रहे हैं ना। अब आप रेस्टोरेंट में गए अकेले, चलो ठीक है, खाने के लिए ठीक है, पर उस मोमेंट पे आपने फोन निकाल लिया, आप देख रहे हो बैठ करके रील, बिकॉज यू वांट टू किल टाइम। आप बाहर जाकर अकेले होकर भी अगर आप कहीं ना कहीं वो एक पता है आप बहुत अजीब सा महसूस कर रहे हैं कि यार लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा, एंड इसके लिए चलो लेट मी स्क्रॉल थ्रू, या मैं कुछ करता हूँ कुछ ना कुछ फोन पे, राइट? तो ये क्या हो गया? आप सॉलिट्यूड मतलब आप अपनी एकलता को एंजॉय नहीं कर रहे। विच मीन्स अगर आप खुद से एंजॉय कर रहे हैं, विच मीन्स आपको कोई भी चीज को आपकी लाइफ को फिल करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे एंजॉय कर रहे हो। चाहे आपके पास फोन हो ना हो, आपके पास कोई लोग हो ना हो, आप एंजॉय कर रहे हैं। अब लोग इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अजीब मानते हैं कि भाई तुम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हो, मतलब इतना ही खुद से प्यार, इतना सारा। तो वही हो जाता है कि आप खुद को एंजॉय करो, दैट्स द होल पॉइंट। जब आप खुद को एंजॉय करते हो तो सामने वाला एक चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। अगर आप केक में से चेरी निकाल दो तो क्या केक का टेस्ट बिगड़ जाता है या चेंज हो जाता है? नहीं, राइट? तो इट स्टेज द सेम। सो अगर कोई आपकी लाइफ से जा भी रहा है तो उस मोमेंट के लिए आपको वो वॉइड फील होगा, मतलब जो एक एम्प्टीनेस होती है, खालीपन होता है। ये आपको क्यों महसूस होता है जब आप अकेले होते हैं? तब क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है या आपके साथ कोई था, आपको क्यों महसूस होता है? क्योंकि आपने आपकी लाइफ किसी के साथ हर दिन शेयर की है, राइट? आप मुझे बताइए, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आप रोज बात करते थे, आप रोज आपकी एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, हर घंटे हर घंटे, हर मिनट, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है कि आपकी लाइफ की हर एक एपिसोड आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, एंड सडनली वो सारा चीज चला जाता है। तो अब आपको अकेलापन जब महसूस होता है तो आपको ऐसे लगता है यार अब क्या करूं मैं, व्हाट डू आई डू विद दिस वॉइड, विद दिस टाइम ऑल्सो। टाइम के साथ ना ये जो एम्प्टीनेस होती है ना, क्योंकि आप किसी के साथ अपने आप को शेयर कर रहे थे, सडनली मेरे पास कोई है नहीं शेयर करने, इसीलिए जरूरी होता है आप बाकी सारी चीजें करो जहां पे आप क्रिएटिवली उस अकेलेपन को अच्छे से आप वेव ऑफ कर सकते हो। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये खुद के पोएट्री राइटिंग एक्सपीरियंस है। मैंने लाइफ में बहुत लेट पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था, और पोएट्री जब आप लिखने जाते हो ना, पहले आपको शायद आइडियाज़ नहीं आते होंगे। मैंने एक सिस्टम डेवलप किया जहाँ मैं एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक को प्ले करता हूँ यूट्यूब पे, सैड रोमांटिक पियानो इंस्ट्रूमेंटल या जो भी। तो उस म्यूजिक की वजह से आप एक मूड में एंटर हो जाते हो। आपकी पहली पोएम शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, पर दूसरी तीसरी पोएम आप फ्लो में लिखने लगते हो। तो आपने उस फीलिंग को इंड्यूस किया है, विच मीन्स कि आप उस फीलिंग को जबरदस्ती ले आए हो थ्रू द म्यूजिक, ठीक है? मतलब वो असल में मेरे दिमाग में नहीं है, उस मोमेंट पे नहीं था जब आपको लिखना है, तो आपने क्या किया कि म्यूजिक के थ्रू थोड़ा ज्यादा पुश किया है, अच्छा ठीक है थोड़ा और आ जाए, थोड़ा दिमाग का हाजमोला। हाँ, दिमाग का हाजमोला, सो थोड़ा और आ जाए बाहर, थोड़ा और बाहर आ जाए। सो इससे भी हीलिंग होती है। म्यूजिक आप किस तरह से यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि आजकल क्या, अरे वो लगा के बैठ जाएंगे दुखी गाना, अरिजीत के गाने, अरे क्या हो गया मेरे साथ आज, मतलब। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, आप हील नहीं होते। अब मैं आपको बताऊं द रीजन हम क्यों दुखी गाने सुनते हैं। क्योंकि जब आप दुखी गाने सुनते हो तो वो आपको वैलिडेट करता है कि कुछ तो दुख आया है मेरी लाइफ में, तो आप और ज्यादा बुरा फील करते हो खुद के लिए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो आप ऐसी चीजें करते हो जिससे आपके माइंड को वैलिडेशन मिले, मतलब कंफर्मेशन मिले
कि हाँ यार आज बहुत बुरा हुआ है पता है मेरे साथ यार, बहुत मतलब एक खुद को डाउनसाइज करने का एक ये बिहेवियर होता है। तो ये हम दुखी गाने सुनकर हम उसको कंफर्म करते हैं मेंटली कि अच्छा हाँ यार मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ यार, मैं क्या करूँ, लाइक दैट। सो आप उसमें हील नहीं होते, उसमें आप अपने आप को और भी नीचे गिराते हो। सो इसीलिए आपको अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो आप लिखिए, तो आप आपकी इमोशंस को मेंटली यहाँ से हाथ के थ्रू बाहर ले आएंगे, तो ग्रेजुअली आप हील होते हो। एंड हील होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर दूसरे रिलेशन में आगे जाते हो तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे उस चीज़ को, राइट? जैसे अब मैं आपको पूछूं कि अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, आपके पास लिस्ट है 3-4 चीज़ों की कि मुझे ना ये ABCD ये सारी चीज़ें ले जानी है। अब आप सारा कुछ ले आए एक्सेप्ट जो लास्ट में 1-2-3 चीज़ें बाकी थी वो बाकी है, अब वो नहीं ले आया मैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट टाइम जब सुपरमार्केट जाएंगे तो यू विल कैरी फॉरवर्ड दैट, राइट? दैट्स हाउ बैलेंस शीट वर्क्स। तो ऐसे ही अगर हम रिलेशनशिप में हमारी पास्ट को हील नहीं करते हैं, वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट इन आवर नेक्स्ट रिलेशनशिप। पास्ट को हील ना करना मतलब क्या? आप चाइल्डहुड के बारे में बातें कर, बचपन के बारे में बातें कर? बचपन नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप, अब मतलब आपकी तो एक्सपीरियंसेस काफी रही होंगी इसका क्या मतलब है? नहीं ओके, जैसे आपकी पहली रिलेशनशिप में जो भी हुआ, ठीक है, सपोजली इफ यू बीन चीटेड, ठीक है, तो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। ये बहुत ज्यादा रियल हो रहा है, मस्ती कर रहा हूँ। ओके लेट्स गो, कंटिन्यू। तो अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने चीट किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, तो आप जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो तो आप बड़े ऐसे सहमे से हो जाते हो कि व्हाट इफ शी ऑल्सो चीट्स विथ मी, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो आपने उस चीज को हील नहीं किया। और हील कैसे करना है? एक्सेप्ट करके कि वो इंसान अलग था, मे बी उसकी प्रायोरिटीज अलग थी, मे बी हम दोनों के गोल्स अलग थे, विच इज वाई शी चीटेड ऑन मी। अब जब वो आपने उसको हील नहीं किया तो आपने आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में उसको कैरी फॉरवर्ड किया। इसीलिए बहुत सारी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज आती है कि यार सब कुछ सही है तो भी मेरा पार्टनर मुझे ट्रस्ट नहीं करता, या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। दिस इज बिकॉज कि आप पास्ट को आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, मैं फिर से आपके दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मेल प्रॉब्लम्स और फीमेल प्रॉब्लम्स में फ़र्क क्या होता है, स्पेशली एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से। आपने बहुत लोगों को काउंसलिंग दी है, मोस्टली भारतीय मेल्स के प्रॉब्लम क्या होते हैं वर्सेस भारतीय फीमेल्स के। और मैंने साइकोलॉजी के बारे में ये भी जानना है कि इंटरनेशनल साइकोलॉजी शायद इंडिया को अप्लाई नहीं करती। भारत के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं कि हमारा कल्चर पूरी तरह से अलग है। अब बताइए। सो जैसे आपने कहा ना कि इंटरनेशनल साइकोलॉजी अप्लाई नहीं करती, वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं करती। अगर आप यूजुअली हेल्थ बोर्ड को भी देखो, जो हेल्थ बोर्ड्स होते हैं बाहर के, वो हमारे कहीं पे भी अप्लाई नहीं होती, बिकॉज हमारा कल्चर, लाइक यू सेड, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारे एक्सपोजर एक्सपीरियंसेस है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू जो हम बाहर देख रहे हैं। तो अगर आप कहो कि एक मेल एंड फीमेल, इसके सबसे पहले तो अपब्रिंगिंग में ही डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे एक मेन को हमेशा कहा जाता है, एक मेल को कहा जाता है कि यू हैव टू बी टफ। तो जैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम हो इमोशनली, अगर आप चाहो, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको कोई बात शेयर करनी है, तो सबसे पहले तो आप वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको हमेशा एक पिक्चर में रखा गया है कि यू हैव टू बी अ टफ पर्सन। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, बट होता है, बताते नहीं है। ये एक्चुअली अब टैगलाइन ऐसे होना चाहिए, मर्द को भी दर्द होता है बट बताते नहीं है। सो ऐसे है। तो बट आई एम ग्लैड कि अभी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अबाउट, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग हैं, दे कम आउट एंड दे स्पीक अप कि अच्छा वी डू हैव इश्यूज, वी डू फील सैड, हमको भी रोना आता है, एंड इट्स ओके, यू हैव टू बी ओपन। दूसरी चीज़ ये है कि औरत जो फीमेल्स होती हैं, दे आर नॉट ओपन। अगर एक मर्द जब बहुत सहमा सा हो जाता है, जब वल्नरेबल हो जाता है, वेयर दे एक्सप्रेस कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो एक औरत जल्दी से ओपन माइंडेड नहीं होती। मतलब जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो इमोशनली, तो मी एज अ पार्टनर,
ठीक है, आई हैव टू बी ओपन, जैसे मुझे मेंटली मुझे ओपन रहना है कि एक मर्द भी इमोशनली सैड फील कर सकता है, उदास हो सकता है, रो सकता है। जैसे हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं ना कि जहाँ पे मैयतें होती हैं तो आदमी को कितना भी अंदर दुख लगा हो बट वो रो के नहीं दिखाते, भले बाद में जा करके वो हाउएवर अकेले में वो रो ले या दुखी हो ले या जो भी है, बट वो बताते नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमें अलाउ ही नहीं करता, फीमेल्स को अलाउ नहीं करता एक्सेप्ट करना कि मर्द वल्नरेबल हो सकते हैं, और मेल्स को अलाउ नहीं करता एक्सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारी अपब्रिंगिंग्स ही बहुत डिफरेंट है। जैसे पता बीच में वो ऐड आई थी आई थिंक, जो कहते कि लड़की हो क्या, रो क्या रहे हो, समथिंग लाइक दैट। क्यों मतलब आदमी रो नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो आज आई थिंक थ्रू सोशल मीडिया लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले कि एक, तुम बात नहीं कर सकते, आप कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आपको कैसा फील हो रहा है। दूसरा, हम इवोल्यूशनरी पीरियड से, मतलब जब हम केवमैन थे, हाँ, मतलब तब से अगर आप देखो तो मेल्स और फीमेल को अपनी अपनी एक ड्यूटी दी गई थी। जैसे फीमेल शी यूज्ड टू बी होम, घर देखती थी, तो वो हमेशा से एक नर्चरर रही है। तो क्योंकि वो नर्चरर एज इन बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, हर चीज, तो शी इज मोर केयरिंग, शी इज मोर लविंग, शी हैज मोर इमोशंस, एम्पैथी ज्यादा, दूसरे बहुत के ज्यादा है। जज्बातों को आसानी से समझ एग्जैक्टली। तो क्या हो जाता है कि एक औरत पहले से ही इमोशनल जो कोशेंट होता है ना, उनका एक इमोशनल लेवल होता है, इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस वो हाई होती है एक औरत की। वेयरएज मर्दों की इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनको सप्रेस किया जाता है ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग कि भाई तुमको ज्यादा बताना नहीं है, ठीक है। और एनालिटिकल थिंकिंग, आईक्यू पर ज्यादा वो ज्यादा है, ठीक है। आज इसका मतलब ये नहीं कि औरतों का आईक्यू या ये ज्यादा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उनके अंदर इमोशनल जो एक वेरिएंट होता है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाता है कि क्योंकि इनको हमेशा से, औरतें हमेशा से घर संभालती, तो उनकी इमोशंस इतनी ज्यादा ओवरफ्लो होती है। तो आदमियों को ऐसे बताया गया है कि मेल्स को ऐसे बताते हैं कि अच्छा औरतें तो जब देखो तब रोती रहती है, इमोशंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो दोनों को साथ में रखा गया है, बिकॉज मेन have always gone out and they've looked as a hunter, क्योंकि उनको बाहर जाकर के काम करना था, तो वो हमेशा से उनको टफ बन के रहना पड़ता था। whereas औरतों को कभी बाहर जाने की कभी नौबत नहीं आई, मतलब उस टाइम की बात है। एंड हमेशा से उनको बताया गया कि तुम तो केयर टेकर हो, यू आर ऑलवेज यू हैव टू लुक आफ्टर द हाउस, एंड आप ज्यादा इमोशनल हो एंड ऑल ऑफ इट। तो ये जो हमारी अपब्रिंगिंग है ना, ये दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। क्योंकि वो चीजें आज के जमाने में अप्लाई नहीं होती आज के मतलब तब भी नहीं होती थी, बट तब कोई आई थिंक इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, आज है। मेरा मानना ये है कि दोनों प्रोफेशनल वर्ल्ड में और डेटिंग के वर्ल्ड में हर किसी को अपनी खुद की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए। यानी कि एक मर्द के अंदर भी EQ इंक्रीज करने की का पोटेंशियल होता है, उस पर काम करना चाहिए। और पैरेलली देखो कुछ अच्छे मेल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि मानो डिटर्मिनेशन, मैस्कुलिन ट्रेट मानी जाती है। विमेन शुड वर्क ऑन देयर इंक्रीजिंग देयर मैस्कुलिन ट्रेट्स। अगर आपके अंदर बैलेंस ट्रेट्स होते हैं, फिर आपकी लाइफ भी ज्यादा बैलेंस बन जाती है। पर ये एक साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से मैं सही कह रहा हूँ? ऑफ कोर्स सही कह रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि औरतों के पास डिटर्मिनेशन या वो एक मैस्कुलिनिटी नहीं है टू गो आउट, बिकॉज टुडे इवन दे हैव बिकम हंटर्स, ठीक है। तो वो भी बाहर जा करके दे आर वर्किंग, दे आर हसलिंग, ऑल ऑफ इट। सो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस हो रहा है, बट अभी भी इमोशनली बैलेंस नहीं हो रहा है फॉर मेन। उसके लिए औरतों को ओपन होना भी बहुत जरूरी है कि लेट अ मैन एक्सप्रेस। ओके, अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको मूवीज के बारे में पूछना चाहूंगा। पहली मूवी जिससे आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फ्रॉम अ रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव है कबीर सिंह। और Oh my God, मतलब मुझे इतनी ज्यादा रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं उसके अंदर कि मैं बता नहीं सकती for that। अच्छा, और दूसरी मूवी जब भी मेट ले ले। हाँ ठीक है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए वो ये दो मूवीज हर किसी ने देखी हुई है। हाँ, ओके। और फिर थोड़ी ओल्ड स्कूल मूवीज के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि कुछ कुछ होता है ऐसे कुछ, ठीक है। बट पहले इन दोनों मूवीज को हाईलाइट करते हैं, कबीर सिंह वर्सेस जब वी मेट। तो कबीर सिंह में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें सही थी और क्या क्या चीजें गलत थी? आई थिंक कबीर सिंह तो जैसे शुरू हुआ ना, तो मुझे सारी चीजें रेड फ्लैग्स ही दिखी। जैसे कि
जैसे सबसे पहला रेड फ्लैग ये होता है कि क्या चीजें नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में। सबसे पहला कि आपको लगता है अगर आप किसी पे अपना हक जता सकते हैं, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, रिलेशनशिप में हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कबीर सिंह ने किस तरह से ही वाज ट्राइंग टू हैव दैट होल्ड ऑन द गर्ल प्रीति, ओ हाँ आई फॉरगॉट हर नेम। सो वो कहीं ना कहीं वो जो एक होल्ड था टू हैव द पावर, ये यूजुअली हर एक मर्द में होता है कि कहाँ पे दे हैव टू have the power because of the masculinity, right? Because they always had to be a hunter, they had to have that power in them. मतलब ये हर मर्द की एक टॉक्सिक ट्रेट बन सकती है रिलेशनशिप्स में, ये है कहीं ना कहीं। ओके, बट बहुत मर्द आज के तारीख में दे अंडरस्टैंड एंड दे होल्ड इट। इसका मतलब क्या है, दे अंडरस्टैंड एंड दे होल्ड इट, मतलब क्या? मतलब ये कि उनको पता होता है कि दे डू हैव अ पावर, कहीं ना कहीं उनमें पावर है टू होल्ड इट। ठीक है, होल्ड एज इन कि अपना एक सिक्का जमाना अपने पार्टनर पे। तो ये सिक्का जमाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो तो आप उनकी इंडिविजुअलिटी को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप समझते हो कि वो इंसान मुझसे अलग हो सकता है। मतलब बेसिकली अंदर ही अंदर काफी सारे मर्द अपने पार्टनर को डोमिनेट करना चाहते हैं, अल्फा बनना चाहते हैं, पोजेसिव होना चाहते हैं। सिमिलरली फीमेल्स का भी वही सीन है, ठीक है, इवन दे वांट टू। बट अगर आप एक दूसरे को समझ के लेते हैं कि आप डिफरेंसेस है, अच्छा ये मेरा पार्टनर मुझसे डिफरेंट हो सकता है, तो जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो यू डोंट नीड टू डोमिनेट, सिंपल है। तो सबसे पहला तो कबीर सिंह का ये था कि एक तो डोमिनेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बाकी मेरे तरीके से रहना, खाना पीना, उठना सोना, कपड़े पहनना, हर चीज, सो ये भी एक पावर आ गई। ये तब होता है जब यू वांट टू हैव एन अपर हैंड। ये तब होता है जब आपकी खुद की एक कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी है, ये सामने वाली मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, तो यू वांट टू हैव द होल्ड ऑन द पर्सन। तो आपने वो वो जो लीश होती है ना, वो एक पकड़ के रखी है कि वो चली ना जाए। तो उस होल्ड से आपने क्या किया, आपकी मैस्कुलिनिटी से आपने होल्ड रखा है, वो एक पकड़ बनाई रखी है। और ये काफी सारे रिलेशनशिप्स की असलियत होती है भारत में। यस, अगर आप देखोगे तो जब हम ओल्ड स्कूल रिलेशंस देखते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा, सारे उनका ये रिलेशनशिप का एक होल्ड था, कहीं ना कहीं एक अपना सिक्का जमा के रखना। बट आज क्योंकि औरतें और आदमी दोनों ही एक लेवल पे साथ में चल रहे हैं, तो क्योंकि आदमी भी समझ रहे हैं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड देयर इंडिविजुअलिटी, तो ये कहीं ना कहीं इट हैज रेड्यूस्ड। बट आप सरप्राइज हो जाओगे, इट्स जस्ट नॉट एक सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं, इनफैक्ट इवन अर्बन सोसाइटीज हैव सच प्रॉब्लम्स बिग टाइम, वेयर डोमिनेटिंग फैक्टर्स आर टू हाई, जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये उल्टा भी हो सकता है, of course, like women can also dominate, of course, yes, of जैसे course, जैसे yes. क्या मतलब, यही possessiveness, not just possessiveness, I would say, जहाँ पे आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। एक सिंपल लॉजिक है, whether in room full of people और आप दोनों अकेले हो, if you don't look into each other and you don't respect each other, तो आपका बेस ही नहीं है ना सही। क्योंकि रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो एक बेस होता है, वो आपका ट्रस्ट है, आपका रिस्पेक्ट है, एंड इट्स द केयर। अगर ये सही नहीं है तो आपकी जब बुनियादी सही नहीं है तो आपकी बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। ओके, जब भी मैट को हाईलाइट करना, जहाँ दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था और उनकी रिलेशनशिप का बेसिस दोस्ती था, प्यार दोस्ती है, ये तो कुछ कुछ होता वाला सीन भी है वैसे। पर अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से जब भी मैट हेल्दी रिलेशनशिप का एक रिप्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं है, बिकॉज अंशुमन was more like a red flag if you see। तो कहीं ना कहीं उसने what was her name? गीत को, तो अंशुमन ने गीत को अगर आप देखोगे तो एक फियर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट कमिट, क्लैरिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। तो एक अगर तुम्हारे गोल्स ही मैच नहीं कर रहे हैं, तुमने कम्युनिकेट ही नहीं किया व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, तो आप कैसे साथ रहोगे। जहां पे गीत ने ओवर एनालाइज किया कि अच्छा अंशुमन रहेगा मेरे साथ, उसके लिए शी डिड एवरीथिंग दैट शी कुड, घर छोड़ के चले जाना, चाहे वो हर चीजों को ठुकराना, हर चीज शी डिड इट राइट। ऑल्सो वो बहुत फास्ट मूव कर रही थी रिलेशनशिप में। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि शी डिड नॉट कम्युनिकेट वेल।
मतलब उसने बताया नहीं अंशुमन को? कम्युनिकेशन नहीं हुई, मतलब दोनों के बीच एक बात नहीं हुई कि अच्छा तुमको क्या करना है, मुझे क्या करना है। अब जैसे मैं कहूँ कि जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपका रिलेशनशिप गोल, जैसे हम कहते हैं कि आपका एक आइडिया ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप इज डिफरेंट। जैसे अगर आपको कहो कि आपके लिए एक आइडियल रिलेशनशिप क्या है, तो जैसे आप कहोगे कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वी स्पेंड टाइम, वी गो ऑन गुड हॉलीडेज टुगेदर एंड हम साथ में ट्रैवल करें, या हम वी हैव गुड डेट्स टुगेदर। वेयर एज फॉर योर पार्टनर हैविंग अ रिलेशनशिप इज लाइक बीइंग देयर फॉर ईच अदर, जहाँ पे दे डोंट वांट टू ट्रैवल, दे जस्ट वांट टू बी होम। एंड तो एक आपकी गोल मैच ही नहीं कर रही ना कहीं पे। तो अगर आपने वो आपकी गोल्स कम्युनिकेट ही नहीं की, जहाँ पे इफ योर पार्टनर वांट्स टू हैव एन ओपन रिलेशनशिप वेर यू आर सो पर्टिकुलर कि यू वांट टू बी विथ ईच अदर, तो आपकी गोल मैच नहीं की। एक सिंपल लॉजिक में समझा दूं मैं आपको, इसका मतलब ये कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो एंड आपका गोल है टू गेट मैरिड, शादी करना, पर आपके पार्टनर का नहीं है, जैसे उनके लिए इट्स जस्ट अ कैजुअल रिलेशनशिप, या उन्हें पता भी नहीं कि कैजुअल है या सीरियस है, बट फिलहाल उनको शादी वाला कोई सीन नहीं उनका, तो क्या आपकी गोल्स मैच कर रही है? नहीं। अब बहुत लोग, अब इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपका और उनका गोल क्या है। अगर वो अलाइंड है, मतलब मैच कर रहा है, तो आप साथ में रहो। मतलब एक तीसरे इंसान की जरूरत होती है आपके रिलेशनशिप का एक्सरे निकालने। बट अगर नहीं भी जरूरत है तो एटलीस्ट आप कम्युनिकेट तो कर सकते हो, बात तो कर सकते हो, राइट? जैसे कि आपने कम्युनिकेट कर दिया कि आई एम लुकिंग फॉर मैरिज, मुझे तो शादी करनी है, ठीक है, एंड सामने वाला कह रहा है मुझे तो अभी शादी नहीं करनी और मेरा कोई ऐसा गोल भी नहीं है, मुझे साथ रहना है बट मेरा कोई गोल नहीं है शादी वाला, ठीक है। सो अब क्या हो गया, बहुत लोग जब आप बात नहीं करते, आप ये क्लैरिटी नहीं रखते, आप क्लियर नहीं रखते कम्युनिकेशन, तो बहुत सालों के बाद जब आप ऐसी बातें सुनते हैं ना कि वी वर नॉट अलाइंड, हम एक वी वर नॉट इन दैट सेम स्पेस, उसकी गोल अलग थी, मेरी अलग थी, तो आप कितने सालों के बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है, तब लोग कहते क्यों इतने साल थे तो पता नहीं चला। तो आपने जब स्टार्ट में कम्युनिकेट कर दिया कि आप कैजुअल डेटिंग नहीं करना चाह रहे, यू वांट टू बी टुगेदर, ठीक है, आप टाइम ले लो, बट अगर उनका भी गोल है शादी और आपका भी है, देन इट मेक सेंस। ओके, बोलिए। नो प्लीज गो ऑन। मैं फिर से जब भी मैं को हाईलाइट करना चाहूंगा, क्या वहां शाहिद कपूर और करीना के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप थी? सो अगर आप देखोगे तो शाहिद कपूर भी एक रिलेशनशिप से बाहर निकला था, राइट? उस मोमेंट पे तो ही वाज ऑलरेडी डीलिंग विद ब्रेकअप, राइट? तो कहीं ना कहीं उसने अपने आप को एक वक्त नहीं दिया टू हील फ्रॉम पास्ट। वो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो भी टॉक्सिक हो गया, क्योंकि जब भी में अभी तक सीक्वल 2 नहीं आया ना, हमको पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ है। शादी हो जाती है बट द रियल एडवेंचर स्टार्ट्स आफ्टर शादी, ठीक है। इसलिए लोगों को पॉडकास्ट भी सुनने चाहिए, सिर्फ बॉलीवुड फिल्में नहीं देखनी चाहिए। एग्जैक्टली, पॉडकास्ट में असलियत दिखाई जाती है। बट मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारी बॉलीवुड नहीं कहूंगी, ओवरऑल ऑल रोमांटिक मूवीज दे गिव यू अ लॉट ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप्स। ओके, और मूवीज को हाईलाइट करते हुए इस पॉइंट को ज्यादा गहराई से समझते हैं। कुछ होता है के बारे में बात करना चाहोगे आप? हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन। मतलब उसके बारे में स्पेसिफिकली क्या, अगर आप देखो इट वाज अ ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि किसी को साथ जाना था, किसी को नहीं जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अंजलि डिड नॉट मूव ऑन बिकॉज शी वाज स्टिल स्टक। ये क्यों था? क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इंसान मेरे लिए नहीं है। मे बी उसकी गोल कुछ और थी, मे बी उसे कोई और पसंद था, तो वो जिंदगी भर ऐसे ही रह गई, उस 18, 14, 13 व्हाटएवर ईयर ओल्ड अंजलि में रह गई, जो इंसानों के साथ होता है। ये सिर्फ मूवीज में नहीं दिखाया जाता। एंड ये होता है, आई हैव सीन पीपल जहाँ पे ऐसी काफी केस स्टडीज भी रही है हमारी, जहाँ पे आई हैव हैड पीपल 60 ईयर ओल्ड स्टिल सिंगल। क्यों? क्योंकि उस 18 ईयर ओल्ड हरसेल्फ शी डिड नॉट हील, क्योंकि वो उस ब्रेकअप से उभर ही नहीं पाई आज मतलब तक। उस बंदे के बारे में अभी भी सोच रही है? अभी भी सोचती है, दो दैट वो बंदा ही इज पास्ड अवे है। या तो आप क्या हो जाता है, इसे ना हमारे एक लैंग्वेज में इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं, ठीक है। सो इनर चाइल्ड हीलिंग ये होता है कि हमारे
हम लाइक माई यंगर सेल्फ, उसकी ट्रॉमाज होती है. अगर आप वो ट्रॉमा से हील नहीं कर रहे हो, जैसे 18-year-old मी, इफ आई डिड नॉट हील फ्रॉम दैट ट्रॉमा, अगर मैंने जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, वॉट एवर एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस आई हैड 18 years old में, अगर मैंने उसको हील नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं उसको आज भी कैरी फॉरवर्ड करूंगी. कैसे करते हैं? कैसे हील करते हैं? हाँ, एक्सेप्टेंस से सबसे पहले. आपको पता है, जब भी हमारे लाइफ में ब्रेकअप्स आप कहो, या जब भी ऐसे कोई ट्रॉमाज आते हैं, हम स्टेजेस पे मूव ऑन होते हैं. सबसे पहला तो हमारा डिनायल होता है. आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने ब्रेकअप हो गया ना, आपने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, अभी हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक यू आर इन अ डिनायल मोड, एंड दिस हैपेंस विद एवरी काइंड ऑफ ट्रॉमास. जैसे अगर someone passes away, like even in the family, when there's a death in the family, वो ट्रॉमा इतना गहरा हो जाता है कि सबसे पहले आप डिनाइल में जाते हो कि ये पॉसिबल ही नहीं ऐसा हुआ है. तो जब ब्रेकअप होता है तब उस मोमेंट पे आपको लगता है कि ये हुआ ही नहीं है. दैट्स फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज आप बार्गेन कर रहे हैं, देन यू आर इन अ एंग्री मोड कि ये क्यों हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था. तो आप कहीं ना कहीं ये फिगर आउट कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है. आप you're trying to figure out everything, and आपको इतना या फिर खुद पे गुस्सा है या आप सामने वाले पे गुस्सा हो. there is anger. थर्ड स्टेज इज बार्गेनिंग. ऐसे हुआ है कि आपने फोन करके कहा कि यार विल फिगर इट आउट, कर लेंगे यार, मतलब देखते हैं, कुछ तो फिगर आउट करते हैं हम. सो यू आर बार्गेनिंग विथ योर पार्टनर सो दैट योर पार्टनर कैन कम बैक एंड यू कैन डू समथिंग. मतलब जो भी आपके लूप होल्स है दोनों के बीच में, आप उसको कवर कर दो. एंड देन अगर बार्गेन नहीं हो रहा है एंड सामने वाला कह रहा है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है साथ में आना, तब आप चौथे स्टेप पे जाते हो, विच इज डिप्रेशन. दिस इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सो सैड. आप इतना उदास, आप कंप्लीटली आप एक डिप्रेसिव मोड में जाते हो. एंड देन कम्स योर एक्सेप्टेंस. तो जब आप एक्सेप्ट करते हो, दैट्स व्हेन यू हील. एंड इसीलिए आपको थेरेप्यूटिक टूल्स की जरूरत है. जैसे आप काउंसलिंग कह दो, या आप यू टॉक अबाउट क्रिएटिविटी that helps you, going out, moving out, making friends, doing some sort of activity. इसके लिए बहुत सारे लोग ना ब्रेकअप के बाद डोले शोले वो सब शुरू हो जाता है. क्यों? बिकॉज there is a release of endorphins जो न्यूरोलॉजिकल लेवल में आपके सर्टेन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में, जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं. जितने सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आपने देखे हैं, वुड यू से कि वो इजी होते हैं दोनों पार्टनर्स के लिए? सॉरी, आई डिडंट गेट यू. मतलब जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स होते हैं आज के जमाने में, उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए डेफिनेटली मेहनत लगती है. Of course. पर इज इट ऑल्सो ट्रू कि थोड़ी ईज महसूस होनी चाहिए? दैट्स अ साइन ऑफ अ हाई पोटेंशियल बट रिलेशन. आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, इट्स नेवर हैप्पीली एवर आफ्टर. तो अगर जैसे आप पौधा ले आए, तो अगर उसको आपको रोज पानी डालना है तभी वो पौधा ग्रो होगा. आपको उसको खाद भी डालना है ताकि वो अच्छे से ग्रो होगा. सिंस यू आर अ प्लांट पेरेंट, तो आई एम श्योर कि आपको पता तो होगा कि एक पौधे की केयर कैसे करनी है, राइट? तो इट इज इम्पॉर्टेंट. उसी तरह से रिलेशनशिप में इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, मतलब इट्स ईजी कि मैं घुस सकता हूँ, आई कैन गेट मैरिड टू अ पर्सन, बट इट हैज टू बी एफर्ट विच इज इक्वल. आपको एक सवाल है, ठीक है, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि एक इंसान को, मतलब एज अ पार्टनर, आपने कितना परसेंटेज एफर्ट डालना चाहिए रिलेशनशिप में? कितना परसेंटेज एफर्ट डालना चाहिए? Yeah. 50%. 50% उनकी तरफ से होना चाहिए. No. 100%. 100% ना. So if you put 100% and they put 100%, so you will always be overwhelmed with a lot of efforts, right? 50% is not the amount that you're supposed to. तो आप 50% ही डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला भी उतना % डाले. So what happens? क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि 50-50 का ही रेशियो हो. पता है, मैंने 100% डाला है बहुत बार. दूसरी तरफ से सिर्फ 5% आया है. I won't say 5%, but 50% आया. बट आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ये इतना ज्यादा डीप है. एक, अगर आपके गोल्स मैच नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं. दूसरा कि सडनली आप रिलेशनशिप में तो आ गए, बट सडनली आपकी कोई एट्रीब्यूट्स है, सर्टेन आपके ट्रेट्स है जो मुझे जम नहीं रहे हैं, तो मैं ग्रेजुअली आई स्टेप बैक. ओके, तो ये चीज हो जाती है.
या कई बार ना हम कहते हैं कि रेड फ्लैग दूसरों में है, बट रेड फ्लैग्स हम में खुद में भी हो सकती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ, या मैं कॉन्वर्जेशन में रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है, या मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ मेरे पार्टनर को, राइट। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स जहाँ पे आपको पता चलता है कि रेड फ्लैग दूसरों में नहीं, खुद में भी हो सकते हैं, राइट। तो ज़रूरी है, यूजुअली अगर आपको पता होगा, डॉक्टर जॉन गॉटमैन, ही इज़ द फादर ऑफ रिलेशनशिप साइकोलॉजी एंड ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो वो बताते हैं कि यूजुअली देयर आर सर्टेन प्रिडिक्टर्स जिससे पता चलता है कि आपका रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे सबसे पहला कि अगर आपके रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, जैसे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जैसे अगर कोई चीज़ मुझे आप में पसंद नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छा ये चीज़ ना इस तरीके से हो सकती है, डोंट यू थिंक सो? या फिर मैं ऐसे कहूँ, यू ऑलवेज डू दिस, यू ऑलवेज से दिस, आई डोंट लाइक दिस इन यू। सो देयर इज सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म, यू सी द डिफरेंस? टोन नहीं, बट मैं आपको क्या चीज़ बोल रही हूँ वो भी मैटर करता है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि एक इजी तरीके में बता दूँ, ठीक है, इट्स यूजुअली सेड कि आपके रिलेशनशिप में जब कॉन्वर्जेशन होती है तो आप आई स्टेटमेंट्स यूज करो, ना कि यू स्टेटमेंट्स। जैसे कि यू आर ऑलवेज लेट, यू डोंट डू दिस फॉर मी, आप मेरे लिए ये नहीं करते, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। इन फैक्ट आप ऐसे कहो कि जब आप मुझे टाइम नहीं देते तो मुझे बड़ा अकेला महसूस होता है। डिफरेंस है। जब आप मेरी बातों को सुनते नहीं तो मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं महसूस होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जब टाइम पे आते हो ना तो आई फील वैलिडेटेड, मुझे अच्छा लगता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू स्टेटमेंट्स एंड आई स्टेटमेंट्स, दैट यू ऑलवेज डू दिस, इंस्टेड when this does not happen, I feel bad or I feel alone. So what happens, आपने हाईलाइट खुद पे कर दिया ना कि उन पे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है अगर आप किसी को यू करके कहते हैं तो उनको लगता है कि आप उंगली कर रहे हो उन पे। एंड हर एक इंसान जब उनको लगता है कि मुझ पे कोई उंगली उठ रही है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो अंदर नहीं आते, वो बाहर चले जाते हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप्स खराब होने, टॉक्सिक होना शुरू हो जाते हैं। सो यूजुअली रिलेशनशिप्स में आप आई स्टेटमेंट्स यूज करो, ना कि यू। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डू दिस, से दैट व्हेन दिस हैपेंस आई फील बैड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्वर्जेशन में इफ तुम चिल्ला के बात करते हो, तुम हमेशा ऐसे बात करते हो, तुमको रिस्पेक्ट नहीं है, इंस्टेड यू से दैट जब हम बहुत एक टोन में बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम हर्ड। यू सी द डिफरेंस? सो जब कांस्टेंट, सो देयर इज अ डिफरेंस। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो एक तरफ और आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो सामने वाले को। तो अगर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आ रही है तो दैट इज वन थिंग दैट प्रिडिक्ट्स कि ये ज्यादा नहीं चलेगा। और क्या है? दूसरा, स्टोन वॉलिंग। अब स्टोन वॉलिंग क्या होता है? जैसे अगर झगड़ा हो गया, ठीक है, हम दोनों के बीच अनबन हो गई, तो आई हैव शट माई सेल्फ डाउन, मैं कॉन्वर्जेशन नहीं कर रही, मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसे होता है बहुत बार, राइट? जैसे कहते हैं ना कि मुंह फुला के बैठी है या बैठा है एंड दैट पर्सन डजंट टॉक टू मी, ठीक है। अब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, अब क्या करें? तो एक इंसान को बात करनी है अबाउट द प्रॉब्लम, बट सामने वाला चुप होके बैठा है, बात ही नहीं करनी। तो जैसे इग्नोर करना प्रॉब्लम को, राइट? उस मोमेंट पे कॉन्वर्जेट नहीं कर रहे हैं। एंड ये एक फंडा होता है, जैसे कहते हैं कि जब भी कोई लड़ाई हो या प्रॉब्लम हो तो ऑलवेज रिजॉल्व इट विद इन 72 आवर्स, वरना ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेव होने शुरू हो जाता है। वो एक पत्थर एक अंदर दिल में रह जाता है अगर आप कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हो उसके बारे में, उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो। जैसे एक फंडा ये भी है कि कभी भी never go to bed with that fighting mode. Always resolve your fights before you go to bed. So that's also one of the thing. So आपका स्टोन वॉलिंग एक हो गया, राइट? जैसे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को शट डाउन कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन से कि लड़ाई हो गई, मैं बात नहीं करती। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे पार्टनर्स काफी मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड थे। वाओ, आई एम रियली हैप्पी। बट आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऑलमोस्ट 65% ऑफ रिलेशनशिप्स आर लाइक दिस, कि जहाँ पे अगर कोई चीज़ हम मतलब कुछ लड़ाई हो गई है तो उसके बारे में बात नहीं करते, छोड़ो मैं बात ही नहीं करनी मुझे इससे। हमारे इंडिया में ना, इंडिया नहीं बाहर भी, 3 सबसे बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज होती है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या सही से नहीं कर रहे हो,
जैसे कहते हैं कि 75% इट्स अबाउट हाउ यू स्पीक एंड नॉट व्हाट यू स्पीक. आपकी टोनैलिटी बहुत मैटर करती है. जैसे मैंने आपको अगर कहा कि यार तुम ये तरीका नहीं है तुम्हारा बात करने का, या मैंने ऐसे कहा कि यार प्यार से बात कर लो, देयर इज अ डिफरेंस. यार अच्छे से बात कर लो, राइट? या इफ यू वांट टू टॉक टू मी, मेरी बाउंड्रीज में रह करके बात करो. सो देयर इज अ वे, राइट? तो एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन. एंड क्योंकि हम इंडिया में ऐसे कहा जाता है कि लड़के ज्यादा बात नहीं करते, प्रॉब्लम है तो दे डोंट कम्युनिकेट. दिस इज general Indian male. They don't talk about the problems. And females, they want to talk it out. They want to communicate. Maybe शायद कोई इंसान कोई बहुत लंबा खींच के बात कर लेते हैं, कोई बहुत शॉर्ट में क्रिस्प में बात कर लेते हैं, बट सबकी एक तरीका होता है. एंड विच इज़ वाई जब आप डिफरेंसेस देखते हो कम्युनिकेशन में, दिस कुड बी वन ऑफ द इशू. सो दूसरा आता है, इट्स अबाउट सेक्स. तो अगर आपकी लिबिडो, जैसे आपकी एक फिजिकल एक कंपेनियनशिप होती है, एक दूसरे के साथ रहना फिजिकली, अगर उसमें डिफरेंसेस है, सो इवन दैट कैन हैव प्रॉब्लम्स. जैसे हम बहुत सारी इनफिडेलिटी इश्यूज देखते हैं, जैसे चीटिंग देखते हैं, दिस इज बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इनफिडेलिटी इन द लिबिडो, राइट? सो सेक्स कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट इशू. फिजिकल केमिस्ट्री, right? So one person wants to get cozy, the other person doesn't want to be, right? So अगर ये बहुत लंबा चलता है ना, तो that could be another issue. So we see a lot of even sexless relationships and marriages. India में. Not just India, it's everywhere. So this could, there are a lot of divorces, even 38% of divorces have been filed because of sexless marriages. पर क्यों? Because the difference of libido. And this could be a partner could have less inclination towards sex or any physical comfort like chemistry, and दूसरे partner को बहुत ज़्यादा एक and it has nothing to do with gender. It could be anybody. And तीसरा आपका आता है finances. आपकी money को लेकर के, पैसों को लेकर के breakups कहो या divorces कहो, this could be the most biggest issue. So communication, sex and money can cause a lot of, ये एक 3 biggest reason होते हैं जिसकी वजह से relationship issues हो सकते हैं. इस फाइनेंस के टॉपिक को ज्यादा एक्सपैंड कीजिए. So अगर हम मनी की बात करें, फाइनेंस को बात करें, तो एक अगर फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप में, एंड आज की अगर जनरेशन देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है, बोथ आर अर्निंग. तो अगर वो फिनेंसेस अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, या आपके पार्टनर को फिनेंशियली अब्यूज कर रहे हैं, राइट? जैसे अगर हम फिनेंशियल अब्यूज की बात करें, तो आप यू आर समवेयर, यू डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन. आप पैसे यूज किए जा रहे हो सामने वाले को, जब वक्त आता है तब उससे पैसे निकाल ही रहे हो आप कहीं ना कहीं. तो क्या होता है कि अगर आप सामने वाले को फिनेंशियली कहीं अब्यूज कर रहे हैं, या आपका और उनका फाइनेंस कहीं मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मैच मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आप सपोजली महीने के लाख कमा रहे हो तो आपका पार्टनर भी लाख कमाना चाहिए, ज़रूरी नहीं. तो वो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख अ मंथ से सपोजली, एंड आपका पार्टनर सपोज अगर 70, 80 या सपोज 60 भी कमा रहा है, बट आप में एक अंडरस्टैंडिंग है एंड आप एक दूसरे के फिनेंसेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना कि अब्यूज कर रहे हैं, तो सही चलता है. बट अगर आपकी फिनेंशियल बैलेंस नहीं है एंड आप यहाँ दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप एक दूसरे को फिनेंशियली अब्यूज कर रहे हैं, तो दैट कुड बी वन ऑफ द इशू. जैसे एक सबसे ज़्यादा डीएम जो मुझे आते हैं, या मेरे कभी ऐसे मेल फीमेल कॉन्सेप्ट को लेकर के जब मैं रील कोई डालती हूँ ऐसे, तो लोग लिखते हैं हाँ लड़कियों को तो सिर्फ पैसे चाहिए, दिस जस्ट ओनली थिंग दैट अ गर्ल वांट्स इज मनी. बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर कोई इंडिपेंडेंट फीमेल है, समवन लाइक अ एक्चुअल वुमन वुड build everything on her own, right? She would respect her money and even his money, and goes vice versa. ठीक है. तो अगर आप पैसों को लेकर के बात करें, तो अगर आप फिनेंशियली दोनों एक दूसरे को पैसे से आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट कुड बी वन ऑफ द इशू. ओके. इस पॉडकास्ट में एक डार्क टर्न लाएंगे अभी, और थोड़े अडल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. Of course. Expanding these 3 topics we spoke about little more. ठीक है. तो मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ये फैमिली के साथ देख रहे हो तो मे बी इट वोंट बी अ ग्रेट आइडिया फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है. आई फील कि स्पेशली जब मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, मुझे पता चला कि सेक्सुअल केमिस्ट्री, ऐसी सारी चीज़ें
बहुत रियल होती है। चीटिंग एक बहुत रियल चीज होती है आज के जमाने में। तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट इन चीजों को हाईलाइट करना चाहोगे, एक्सपैंड कर दो, स्पेशली भारत में जहां लोग खुद की सेक्सुअलिटी को जानते नहीं, इंटीरियर इंडिया में जहां लोगों ने एक्सप्लोरेशन नहीं किया। और क्या आप ये भी मानते हो कि प्री मैरिटल सेक्स एक अच्छी चीज होती है या बुरी चीज, खुद के बॉडी को जानने के लिए, खुद के लाइक्स या डिसलाइक्स को जानने के लिए? इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो अगर हम स्पेसिफिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट, चलो प्री मैरिटल सेक्स द बिग थिंग, ठीक है। जैसे लोग कहते अरे शादी से पहले शर्म आनी चाहिए ये वो, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि आप एक दूसरे को एक नेचुरल, जैसे आप फिजिकली आप ग्रो होते हो, आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की अपनी खुद की नीड होती है, जिसको हम इंडिया में ना बहुत ज्यादा शेम करते हैं। इट इज वेरी नॉर्मल टू डिमांड सेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विद योर फ्रॉम योर पार्टनर। और पता है और किसको शेम करते हैं? मान लो किसी की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, तो अक्सर बंदा बंदी को ब्लेम करता है कि नहीं तू वर्जिन नहीं है। ये हम पूरे दुनिया में एक्चुअली होता है, पर भारत में थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो बहुत वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि वो बंदा खुद वर्जिन नहीं है पर बंदी को कह रहा है कि नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है। करेक्ट, राइट। और फिर आई इवन नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हम अगर पुराने हमारे टॉपिक पे जाए, अभी जो हमने बात करी थी अबाउट डोमिनेंस, अबाउट हैविंग द पावर, तो जब एक पार्टनर को एक पावर चाहिए, जैसे बंदे को पावर चाहिए कि मेरी बंदी जो लड़की है, माय पार्टनर शुड बी क्लीन इनफ and she shouldn't have had any relationship with anybody else. चलो ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप बना दिया, बट फिजिकली भाई दूर रहो, लाइक दैट। तो अगर ये चीज़ है ना, ये मेन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। मैं इससे एक टॉक्सिसिटी का नाम दे दूंगी डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक है। क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी? और ये रिवर्स भी हो सकता है, लड़की भी कर सकती है लड़के 100% कि ये बता कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर उस चीज को लेकर झगड़े करना। लाइक मेरी एक रिलेशनशिप थी जहां लड़की ने मुझसे सारे डिटेल्स ले लिए और मैं भी भूल गया कि मैंने क्या मिस आउट किया। फिर बाद में 1 महीने 2 महीने बाद किसी और के बारे में पूछा, बोला कि कभी ऐसा हुआ है, तो बोला हाँ। तो शी सेड कि 2 महीने पहले जब मैंने वो पूछा था तो अब क्यों नहीं तब क्यों नहीं बताया। तो ये दोनों साइड से हो सकता है, पर ये बहुत आई फील कि इट्स नॉट अ मैच्योर थिंग टू डू, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है, स्पेशली अगर आप mid-20s तक पहुंच चुके हो इस देश में। आज के जमाने में हर किसी का पास्ट है। ऑफ कोर्स यस, मतलब अगर आप आज से 10 साल पहले भी बात करो तो स्टिल इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन। बट आज की बात करो तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू गेट इंक्लाइंड, क्योंकि जैसे ही आप आज अगर मैं आपको 15 साल पुरानी साइकोलॉजी रिसर्च बताऊं तो उस वक्त पे एक हॉर्मोन्स रेंज होते थे एट द एज ऑफ 17-16, ठीक है। आज द रिसर्च सेज इट्स 10 and 9। Okay. मतलब 5th स्टैंडर्ड में आप इंक्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर बॉडी। ये होता है, ठीक है। Gen Zs, Gen Alphas, एंड बहुत सारे पेरेंट्स आके कंप्लेन करते कि यार मतलब थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है हमारा लड़का, बिकॉज लड़कियों को तो वैसे भी समझ नहीं आता, बट विथ मेल with boys it's very natural because either they're playing with themselves and something like this, or maybe you know morning erections कह दो, या ऐसे जो भी people do, like parents do you know they see it, ठीक है। तो it's very obvious for males than for females। तो आके कहते हैं कि यार ये थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल लग रहा है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगे हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज मीडिया की एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आज की तारीख में। मतलब एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इवॉल्व कर रही है। यस, आई एम श्योर कि गर्ल्स के पीरियड्स भी जल्दी आने लगे हैं। ऑफ कोर्स पहले के टाइम में जब हम पीरियड्स की बात करें तो पहले एटलीस्ट इट यूज्ड टू बी 8th and 7th, ठीक है, बट आज 4th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि आपकी हॉर्मोन्स एक्चुअली रेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड इट्स कम्प्लीटली अ प्ले ऑफ हॉर्मोन्स। क्योंकि आप मूवीज भी देख रहे हो तो मूवीज में टुडे इट्स बिकम वेरी नॉर्मल फॉर पेरेंट्स टू सिट टुगेदर एंड वॉच अ मूवी व्हिच हैज एनी काइंड ऑफ इंटिमेट एक्ट, ठीक है। तो कहीं पे
माँ बाप को लगता है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा बट समझ आ रहा है. एंड वन ऑफ द इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंटली मतलब आई जस्ट विजिटेड अ डॉक्टर फॉर फॉर बिकॉज आई वाज हैविंग सम गट इश्यूज. तो आई वाज जस्ट सिटिंग एट द डिस्पेंसरी एंड आई सॉ आई थिंक अ 2-year-old boy, 2-2.5-year-old boy जो बैठ करके यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा है, मतलब लेजिट स्क्रॉलिंग चल रही है एंड इज वॉचिंग एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन द स्क्रॉल. मतलब वो फोन किसका हुआ, पेरेंट्स का हुआ, तो माँ बाप ने पहले जो भी देखा हुआ होगा वो बच्चा देख ही रहा है. इट कुड हैव एडल्ट कंटेंट, इट कैन हैव बच्चों का कंटेंट, इट कैन हैव एनीथिंग. एंड आई वाज लिटरली वाचिंग दैट बॉय यू नो स्क्रॉलिंग. अच्छा कुछ अच्छा लग रहा है, देख रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ओके स्क्रॉल अप, ओके स्क्रॉल अप. एंड I was so taken aback क्योंकि अगर at this point अगर बच्चा इतना ज़्यादा mature हो रहा है तो imagine in next 4 years he'll have a raging hormones because after all what you watch media plays a huge role today. रिसेंटली मैंने एक 12 साल के बच्चे से बात करी. वो पता है किन के वीडियोस देखता है? Yeah. एंड्रू टेट, एक 12 साल का बच्चा. Are you serious? Are you serious on this? ये Oh भी- my god. और उसने कहा कि उसके सारे दोस्त भी एंड्रू टेट देखते हैं. और एंड्रू टेट डेफिनेटली कुछ कुछ छोटी मोटी मोटिवेशनल चीजें बताते हैं पर मोस्टली काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस है उनके. I know. एंड मोस्ट गाइज मे नॉट इवन अग्री. Yes, and in fact he forces the audience to like him. That's also one of the things मतलब that I've ऐसे come ऐसे बात across. करते हैं कि अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप Exactly. So this is, I agree to that. And imagine it's just not तो हमारे घर के सारे जो बच्चे हैं जैसे my nephews and my niece, we always make sure कि we have filtered information. So we don't give mobile phones or any type of scrolling to our kids. ओके अभी एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. जब हमारे एज के लोग कॉलेज में थे तब बीइंग अ वर्जिन वाज फाइन. Yeah. ओके मतलब एक एक्सेप्टेड चीज है और ज्यादा बातें भी नहीं होती थी, ऐसी सेक्सुअल बातें नहीं होती थी. क्योंकि जेनजी बहुत ज्यादा सेक्सुअल बातें कर रहा है Yeah. और वर्जिन होना एक बुरी बात है उनके लिए, हाँ. व्हिच आई फाइंड वेरी वियर्ड. Yeah. बट व्हाटएवर, आई मीन ईच टू ओन एंड आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि उनका कल्चर भी, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है हमारी अपब्रिंगिंग से. बिकॉज फ्रॉम द टाइम द मेमोरी स्टार्ट फॉर्मिंग उनके पास सोशल मीडिया ऑलरेडी था, फेसबुक था तब. तो आपको लग रहा है कि कल्चर ज्यादा सेक्सुअलाइज हो रहा है और Of course. रिलेशनशिप्स में सेक्स का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि कैजुअल सेक्स ज्यादा हो रहा है आज. तो इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग? क्या हो रहा है दुनिया में? So because of the media, I'll tell you, अगर आप किसी से इंक्लाइंड नहीं हो, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नहीं है, सो इट्स अ शेम. क्योंकि शेम किया जा रहा है इस चीजों को इन जेन जी. ऑल्सो क्या शेम किया जा रहा है? शेम ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा तुम दोनों मतलब अभी भी यू स्टे लाइक देयर इज नथिंग बिटवीन यू गाइस. ऐसे कैसे हो गया, मतलब क्या ऐसे. सो इट्स बीन शेम्ड इन अ स्पेसिफिक वे जहाँ पे इफ यू आर लिविंग इन अ कैजुअल रिलेशनशिप एंड येट नॉट एक्सप्लोर्ड योर सेल्फ एंड योर पार्टनर, तो वो डाउनसाइज किया जा रहा है. Whereas if you, this can happen for a lot of couples. ठीक है, आज के Gen Zs भी I know a lot of them जहाँ पे they are together and yet they know their boundaries. Reason because they are yet exploring the emotional quotient with each other rather than first just getting into the chemistry part of it. ये उनकी पॉजिटिव साइड होती है. ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और लेस जजमेंटल होते हैं Gen Z. Yes. तो ये एक चीज भी है. दूसरा बिकॉज के मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप कर लिया है एंड कल्चर बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड हो गया है. सो इवन इफ यू सी दैट आज के तारीख में लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत चेंज हो गई है. If you notice, the Gen Zs, the kind of outfits that they wear are very, very different than what you see, which was 10 years back. ठीक है, तो बहुत सारे लोग आके ये भी कहते हैं, पता है कंट्रोवर्शियल कि यार पहले भी तो ऐसा था, मतलब पहले भी तो ऐसा था. अगर आप पहले के गाने देखोगे तो they were quite sexualized also. There were a couple of other, I remember some Govinda songs and some old songs which were very, very sexualized. Okay, in terms of words. I remember there were some of them जो meme बनाए गए थे. तो वो amount of content जो था उसका रेशियो एंड आज के रेशियो में बहुत फर्क है. Not that we didn't have the exposure earlier, we did, but रेशियो एक लेवल पे था. आज बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं people are shamed for not getting cozy
or not having their own time, people have accepted कि अच्छा ठीक है premarital sex भी होता है. Hmm. So there is no bad or good about it. It is all about कि अगर आप दोनों aligned हो एक दूसरे के साथ, then if you're exploring yourself, there's no harm. Okay. हमने सेक्सुअल केमिस्ट्री की बात करी. Hmm. आपको समझ में कैसे आएगा कि आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी है बुरी है अगर आपका सिर्फ एक पार्टनर हुआ है तो? If you've only had one partner, how do you even know? But I'll tell you one thing, कि आपकी chemistry completely depends on your emotional intimacy. हम भूल जाते हैं Physical chemistry depends on emotional intimacy. intimacy. तो it completely depends. अगर मेरा equation आपके साथ बहुत अच्छा है emotionally, so the physical chemistry would be good too. And you work on it somewhere. ठीक है, बट अगर मेरा एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ कम है तो मे बी आई हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप, सो दिस विल नॉट गो लॉन्ग, राइट? सो व्हाट हैपेंस, आप टुडे इन टुडेज डे एंड एज, अ लॉट ऑफ देम दे फॉरगेट टू एक्सप्लोर द इमोशनल इंटिमेसी देन rather than young couples, and they immediately get into physical chemistry. डेटिंग एप्स का क्या इफेक्ट रहा है रिलेशनशिप्स पर? मुझे ये डेफिनेटली पता है कि कैजुअल डेटिंग बढ़ चुकी है इसकी वजह से. सेक्सुअलाइजेशन ऑफ कल्चर भी हो चुका है दुनिया भर में डेटिंग एप्स की वजह से, एंड दैट्स फाइन, अगेन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और बहुत सारी शादियां भी हुई है डेटिंग एप्स की वजह से, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी फॉर्म हुए हैं. Yes. तो इट्स गॉट बोथ साइड्स ऑफ दैट कॉइन. Yes. बट एज अ साइकोलॉजिस्ट लोगों का नजरिया बदल चुका है टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स. Yes, like you said कि बहुत ज़्यादा सेक्शुअलाइज्ड हो गया है. ये डेटिंग ऐप का आने का एक रीज़न एक ही था कि बिकॉज यू वांटेड टू, द फाउंडर्स वांटेड टू मेक श्योर कि आप आपके मैचिंग पार्टनर्स को मिले. जैसे मैंने कहा कि गोल्स आपके मैच होने चाहिए, राइट? तो कहीं पे वो कहता है ना, इट्स अ मैच, बिकॉज कहीं ना कहीं योर गोल्स एंड ये तो अभी AI डिसाइड करता है, राइट? बट आप जब किसी को मिलते हो, दो इट शोज इट्स अ मैच, इट्स नॉट, बिकॉज आप वर्बली कम्युनिकेट करके आपको पता चलता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, राइट? सो उसी तरीके से डेटिंग ऐप का एक मेन मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं यू मीट द डिजायर्ड पार्टनर, ओके? बट क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ये था कि जस्ट कैजुअली, लेट्स सी, अकेला हूँ, आज बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, लेट मी फाइंड समवन. एंड इवन इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ मूवीज जहाँ पे बहुत सारी सीरीज अगर आप देखोगे तो, मूवीज देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आई एम गेटिंग बोर्ड टुडे, लेट मी फाइंड समवन ऑन द ऐप टुडे, इफ आई एम फाइंडिंग समवन आई कैन जस्ट स्पेंड अ नाइट विथ, राइट? तो क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करें, हमको लग रहा है कि अब होता ये है कि जब हम मीडिया में कुछ देखते हैं, वी टेक इट एज एन एक्सेप्टेंस, तो हम उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं हमारे लाइफ में. विच इज वाई टुडे हर चीज बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गई है, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इन द मीडिया वैलिडेट्स द थिंकिंग ऑफ माइंड कि इज इट ओके टू हैव प्री मैरिटल सेक्स, एंड देन यू सी समथिंग दैट हैपेंस इन अ शो एंड यू लाइक, हाँ इट्स नॉर्मल, बिकॉज इट हैज वैलिडेटेड योर इंफॉर्मेशन. ओके, अब मैं आपको ओल्डर कपल्स के बारे में पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो चुकी है. अभी सेक्सुअलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है सिंगल्स के लिए, लोग जो 20s में है, टीन्स में है, पर आई एम श्योर कि जो लोग 30s 40s में, उन पर भी इफेक्ट हो रहा है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ कल्चर का. मैंने बहुत सारे बंदों के साथ ट्रैवल किया जो मेरे से एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी अच्छी शादी है, बट जब वो फॉरेन कंट्री में लैंड होते हैं वो डेटिंग के बारे में सोचते हैं, कैजुअल सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं. I know a lot of them, by the way. I feel a lot of millennials generally are entering that zone. More than millennials, अगर आप old school की भी बात करें, so ये क्यों होता है? There is a boredom in the relationship. हर relationship में कहीं ना कहीं एक stagnancy आ जाती है. More than stagnancy, there is a monotonous एक pattern. ये सिर्फ sexual है? नहीं, it's everywhere. It's in terms of emotional. जैसे अगर जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दूं, तो मुझे पता है कि मेरा डेली का लाइफ पैटर्न ये है, ठीक है? लाइक ओके, आई एम हैविंग सेक्स विथ माय वाइफ लाइक 3 times a week, ओके, आई एम गोइंग आउट डेट विथ हर फॉर once a week, एंड हमारे ये एक देयर आर स्पेसिफिक पैटर्न्स. अब वो इतना मोनोटोनस हो गया है बिकॉज इफ यू आर विथ योर पार्टनर फॉर से 5 to 10 years नाउ, तो हर चीज मोनोटोनस हो जाएगी. आप कितना ही ट्राई कर लोगे कुछ नया, राइट? एंड बिकॉज now you know that person, there is nothing newness. तो क्या हो जाता है, because we humans, we want options in our life, we tend to see people outside. तो इसीलिए कितनी भी successful marriages होती हैं, बहुत सारे लोग, because see, attraction is very natural.
you're getting attracted to somebody. एज इन शादीशुदा लोग भी दूसरों से अट्रैक्टेड हो Of जाते हैं. course हो सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे पार्टनर विल हैव एवरीथिंग A to Z. Our partner can not have things that we are looking for. तो मे बी वो हम किसी और में देखते हैं and that attracts us. Right? जैसे हम for example there are a lot of men, female, I'm not being gender biased by any chance, but अगर हम supposedly a club में जा रहे हैं, we find someone who's really attractive, so that attracts us. So attraction हर एक को होती है, but it completely depends on you whether you want to let go of your leash or no. So बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिजेस, जिनके रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल है, but since they get attracted to others, they let go of the leash. That it's okay, I'm just having fun. And a lot of times the partners also know. But फिर the reason why it shouldn't be there is because you lose out on the respect. There is lack of respect. More than that, there is lack of emotional intimacy. जहाँ पे where you felt that, you know, क्योंकि कहीं ना कहीं why do you get into relationships? Because you have a sense of belongingness. कि कहीं ना कहीं मैं किसी को belong करता हूँ या करती हूँ. There is someone जो मुझे समझ रहा है, सुन रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ चली जाती है. हम रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं क्योंकि हमको वो बिलोंगिंगनेस एक होती है कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू समबडी एल्स, लाइक दैट. देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. ये हम ह्यूमंस, जैसे हम जब रिलेशनशिप में नहीं होते, हम छोटे थे तब भी हम कहते हैं कि हाँ मैं उनकी डॉटर हूँ या उनका सन हूँ या वट एवर, राइट? सो यू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स एवरी रिलेशनशिप. उसी तरह से we humans, because since we are social beings, तो एक belongingness आ जाती है नॉर्मल एक रिलेशनशिप में. तो इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो एक belongingness चली जाती है. इवन व्हेन यू गेट इनटू अ कैजुअल रिलेशनशिप. एक बहुत सिंपल सवाल है, बॉलीवुड के जितने भी मूवीज है या हॉलीवुड के जितने भी मूवीज है, सबसे अच्छी रिलेशनशिप कौन सी दिखाई गई है, रियलिस्टिक और अच्छी? I really haven't found anything Wow. आपकी नजर में कोई है, आपको लगता है? मैं सोच रहा हूँ, मैं शाहरुख खान मूवीज के बारे में सोच रहा हूँ थोड़ा सा. All of them are toxic, by the way. कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग्स हर एक में दिखेंगी. Sorry शाहरुख सर. No, it's not about him. It's about the concept. It's about the traits जो उनको बतानी पड़ती है. Okay, मैं एक मूवी को हाईलाइट करूँ. Of course. बहुत अजीब एग्जाम्पल है. आपने बजरंगी भाईजान देखी है? Of course. उसमें सलमान खान और करीना कपूर के बीच जो रिलेशनशिप दिखाई गई है कि दोनों लविंग है, आई फील कि दोनों सिक्योर दिखाए गए, और एक थर्ड प्रॉब्लम दिखाया गया है जो लाइफ का एक असली एग्जाम्पल है. मतलब दैट्स द केस ऑफ अ ट्रू रिलेशनशिप, जहां आप साथ में हो पर तीसरा प्रॉब्लम हमेशा आएगा. उस बच्ची को पाकिस्तान पहुंचाना था. सो अगर आपने नोटिस किया तो ऑफ कोर्स दे बोथ वर्क्ड टुगेदर टुवर्ड्स वन गोल. ये चीज इसमें मैं एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी. ऑफ कोर्स वी कैन कम बैक टू द अटैचमेंट स्टाइल्स, बट इसमें अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ अगर हर एक रिलेशनशिप अपने, हर एक इंसान, हर एक पार्टनर अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर दे तो इट कैन बिकम अ ग्रेट रिलेशनशिप. दैट इज, इट इज नेवर, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम, इट्स नेवर यू वर्सेस मी, इट्स अस वर्सेस द प्रॉब्लम. एक और अच्छी मूवी है जिसकी सैड एंडिंग है पर अच्छी रिलेशनशिप दिखाई गई है, गजनी में फर्स्ट हाफ में, असीम की मौत से पहले. मतलब वो एक अच्छी रिलेशनशिप थी. बट अगर आपने नोटिस किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है. बिकॉज अब कैसे हो जाता है, मैं आपको रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखाती हूँ कि जब आमिर खान हैड टू परस्यू दिस गर्ल, राइट? तो उस मोमेंट पे अगर आपने नोटिस किया तो ही हिड हिज ओरिजिनलिटी, राइट? उसका जो बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ है वो सामने किया. बट नहीं, मोर देन दैट, उसकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करूंगी, जो एक व्हाट डू यू कॉल इट, हिज ट्रूथ, राइट? तो वो कहीं ना कहीं ही हिड दैट फ्रॉम द गर्ल, बिकॉज उसको चाहिए था कि the girl gets attracted with his true self and not his strength and his power, right? तो ये क्या हो जाता है कि जब रियलिटी आती है तो जैसे यहाँ पे the female has reacted कि अच्छा ऐसे भी है, मतलब this never happened though, but a lot of times in realistic character जब ये रियल में होता है तब यहाँ पे ब्रेकअप ज़्यादा
हो जाती है बिकॉज तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कैसा है. तो इसका रिलेशनशिप में आने का गोल डिफरेंट था, तरीका डिफरेंट था. Whereas she thought that he is hiding things, right? तो क्या हो गया, रेड फ्लैग यहाँ पे भी है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. हमें लगता है कि रेड फ्लैग्स है नहीं, बट है. क्योंकि प्यार इतना गहरा सब्जेक्ट है, प्यार को समझने के लिए बॉलीवुड को हाईलाइट करते. जाने तू या जाने ना को लेकर आपकी क्या राय है? सो अगर हम इस मूवी की बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर आप देखोगे कि आदित्य की जो रिलेशनशिप थी दैट वाज अ रीबाउंड रिलेशनशिप, राइट? क्योंकि बिकॉज शी वॉज अनश्योर अबाउट द गाय, राइट? तो बिकॉज शी हैड टू मेक द अदर पर्सन फील जेलस, या वो अनश्योर थी अबाउट द एक्टर अंशुमन. नो, क्या नाम था उसका? जय. जय. हाँ. बिकॉज आदिति वॉज अनश्योर कि जय की एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या थी. सो शी विदाउट एनी क्लैरिटी शी फेल इन लव विथ दिस अदर गाय, सुशांत, राइट? तो क्योंकि आप अनश्योर होते हो, आपने कम्युनिकेट नहीं करी होती है सामने वाले से, तो हम कई बार टू अट्रैक्ट द पर्सन या उसके मन में क्या है वो जानने के लिए हम किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं. तो ये आज के तारीख में आई सी अ लॉट ऑफ जेनजीज डू दिस. जैसे फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं, अब मुझे क्लैरिटी नहीं है अबाउट व्हाट माय फ्रेंड फील्स अबाउट मी, बट क्योंकि किसी और कोई और मुझे भाव दे रहा है, I'll just go in and see कि अगर if he is feeling insecure. कभी-कभी रिलेशनशिप्स में भी ये होता है कि अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आप थोड़ी सी माइक्रो चीटिंग कर लेते हो. Yes, and this happens because आपको सामने वाले को jealousy फील करवाना है, उसको insecure फील करवाना है. This happens क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाला आपको heard and seen फील करवाए. That I see you. You are important in my life because आप चाहते हो कि वो सामने वाला आके कहे कि why? I mean, you want the validation, which is why this happens. Which is why micro cheating कहो या किसी को jealousy feel करवाने के लिए you get into another direction. ऐसे बहुत लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पे फ्रेंड के साथ फोटो डाल दी क्योंकि मुझे उसको jealous फील करवाना था. But it's not really healthy. अगर आपको लगता है कि अगर सामने वाले को आपको कुछ बताना है तो communicate. Just like going back to the 3 main important concept of most of the problems: communication, sex and money. ये communication सबसे बड़ा it's a base. तो अगर आप communicate नहीं कर रहे हो, it can cause a lot of issues. आप यहाँ वहाँ डायरेक्ट हो जाएंगे. Okay. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हर किसी ने देखी हुई है, आई होप. पर स्टॉकर आइडियोलॉजीज है राज के, क्या दिखाया गया है वहाँ आपके अकॉर्डिंग? सो अगर आप राज का कैरेक्टर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं he had that secure attachment style. ठीक है, क्योंकि he was sure that he'll get सिमरन. He did his best that he could. At the same time, अगर आप सिमरन को देखें, क्योंकि एक फैमिली का दबाव था, तो कहीं पे there was a sort of a red flag from her side, क्योंकि she let the family decide for herself कि अच्छा आप देख लो उसके साथ शादी. There were a lot of games that were going on between Raj and Simran कि अच्छा हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे. Rather, अगर आप क्लैरिटी रखो जहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर दो दैट दिस इज द थिंग एंड वी विल टेक आवर ओन, यू टेक योर ओन टाइम एंड लेट मी नो. क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज में देखते हैं तो ये आसान नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स दे डोंट अलाउ रिलेशन इंटरकास्ट और मे बी एनी, कहते हैं ना कि ऐसे कोई कंसेप्चुअल रिलेशनशिप्स के लिए एक्सेप्ट नहीं करते पेरेंट्स बहुत बार. एंड इवन अगर सेम रिलीजन रिलेशनशिप है तो भी लॉट ऑफ पेरेंट्स इन रूरल एरियाज दे डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने चूज नहीं किया है. सो दिस कुड बी वन ऑफ द इशू. तो अगर हम राज एंड सिमरन की बात करें तो कहीं पे बहुत सारे सीक्रेट गेम्स खेले गए थे. आई फील कि यहाँ भी एक लाइफ लेसन को हाईलाइट किया जाना चाहिए, विच इज जब आप किसी से शादी कर रहे हो, आप सिर्फ उनसे शादी नहीं कर रहे हो, आप उनके खानदान से भी शादी कर रहे हो. Of course, yes. हर किसी को जानना चाहिए. Of course, yes. तो बहुत लोग ये समझते कि अच्छा मेरी शादी हो गई एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ योर इन लॉज और हिज इन लॉज, वट एवर, आप रिस्पेक्टिव आप दोनों की इन लॉज. बट जब आप शादी करते हो तो आप
दो फैमिली शादी करती है जहाँ पे आप एक दूसरे के जो भी हाईज एंड लोज होते हैं आप उन चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। बहुत बार ऐसे होता है स्पेशली इंडिया में वीव सीन, बाहर के कल्चर में आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस। इंडिया में होता है कि जहाँ पे मेल जो होते हैं वो फीमेल के साइड को ना एक्सेप्ट नहीं करते बहुत बार कि यार तुमको तो यहाँ आके रहना है, सो इट्स ओके, मतलब वहाँ के लोग कैसे क्या, हमको तो वैसे भी कम इंटरेक्ट करना है तो कौन सा ही फर्क पड़ता है। नो, बट मेक दैट फैमिली अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स है कोई है तो डोंट बी अ सन इन लॉ, बी अ सन। ओके, डीडीएलजे इतनी चली क्यों है फिर? लाइक कल्चरली आज भी रेलेवेंट है, सिर्फ शाहरुख खान की वजह से? नहीं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज रियली, क्योंकि उस टाइम पे जो ये रिलेशनशिप वाली जो शादी थी, लव मैरिजेस थे, वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं थे क्योंकि दिस वॉज वन ऑफ द मूवी दैट हाईलाइटेड विद ऑल द एफर्ट्स, बिकॉज इसने सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक सेट किया है कि you have to learn to win each other's, not each other but each other's family also, not for the time being, for the rest of your life, because कहीं ना कहीं आप जैसे एक दूसरे को परस्यू करते हो तो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ इफ यू वांट टू बी टुगेदर तो आप एक दूसरे को विन करते ही हो ना डेली बेसिस पे, कि अगर कोई नाराज हो गया, आपका पार्टनर नाराज हो गया तो मना लेते हो। उसी तरह से इन लॉज, मतलब आपकी रिस्पेक्टिव जो एक दूसरे की फैमिली होती है उसको भी इफ यू क्लब इट टुगेदर, वर्क इन यूनिसन एज अ फैमिली, वो एक हार्मनी रहती है हमेशा। लड़कियों को शाहरुख खान इतने अच्छे क्यों लगते हैं? बिकॉज ही पोर्ट्रेज अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड लाइक आई सेड, क्योंकि लड़कियां इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है, गर्ल्स रिस्पेक्ट इमोशंस, दे ऑनर इमोशंस। तो अगर आप इमोशनल हो, मुझे इमोशनली आप यू नो इफ यू आर एक्सप्रेसिव एंड यू टॉक, you communicate to me, I would always honor that. Right? जब शाहरुख खान से किसी ने ये पूछा था तो शाहरुख खान ने कहा बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल वुमेन इनसाइड माई हार्ट, एनी वुमेन आई मीट। अगर आप सिर्फ रिस्पेक्ट करोगे और उनकी बातों को सुनोगे एडवाइस दिए बिना, तो यू सी दैट गर्ल्स चेंज द बिहेवियर टुवर्ड्स यू, जो सच है। बट ये लड़के लाइफ में थोड़ा सा लेट सीखते हैं। बट आई फील जब कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो खुद की पर्सनैलिटी की, खुद की दिल की एक झलक दिखा देता है। इसलिए शाहरुख खान जैसा स्टार अब तक इंडिया में बना नहीं है, क्योंकि आई फील कि जो रिस्पेक्ट और असली प्यार उनके दिल में लोगों के लिए, अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए, अपने ऑन स्क्रीन रोमांटिक पार्टनर के लिए, वो हर किसी को दिख जाता है। यस, क्योंकि एज एन एक्टर ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस। लाइक आई सेड, रिलेशनशिप में एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। इसके लिए हम देयर आर लव लैंग्वेजेस, right? There are ways how we express love, how we give and receive love. Simple है, there are 5 love languages, 5 तरीके होते हैं, 5 भाषाएं होती है। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा दूं कि आप स्पेनिश बात करते हो, मैं हिंदी बात करती हूँ, तो अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बात करते तो हम समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को, राइट? एंड विच इज वाई द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस ऑलवेज वर्क। तो 5 लव लैंग्वेजेस ये होती है, हम कैसे प्यार को समझते हैं, लेते हैं और देते भी हैं। सबसे पहला होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब आप शब्दों के थ्रू आप किसी को प्यार एक्सप्रेस कर रहे हो एंड आप प्यार लेते भी हो शब्दों के थ्रू। दूसरा होता है कि एक्ट्स ऑफ सर्विस। अब एक्ट्स ऑफ सर्विस क्या होती है कि सपोज आप वर्बली मुझे प्यार जताते नहीं हो, बट यू गेट मी माई कप ऑफ कॉफी और यू आस्क मी हाउ वाज योर डे, या आस्क नहीं, आज तो चलो वर्ड्स हो जाता है, बट आप जनरली मेरे लिए कुछ करते हो, यू मेक सम नाइस गुड फूड फॉर मी और यू टेक मी आउट समवेयर, कि आज ड्राइव जाना है चलो। सो मैं, अगर मेरा एक्ट्स ऑफ सर्विस मेरा लैंग्वेज है तो आई वुड टेक दैट कि यू लव मी। सो एक्ट्स ऑफ सर्विस है मतलब किसी के लिए कुछ करके, कुछ जता करके आप प्यार जताते हो, एंड मतलब आप लेते भी हो एंड देते भी हो। थर्ड इज गिफ्ट्स। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या देर आर जो हम लैंग्वेजेस बात करेंगे मैं उसके थ्रू नहीं कर सकता, मैं गिफ्ट्स देता हूँ, उससे मैं प्यार देता भी हूँ लेता भी हूँ, ठीक है। फोर्थ इज फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी। तो जैसे विथ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी डजंट हैव टू डू विथ सेक्स, इट कुड बी कडलिंग, होल्डिंग हैंड्स। कभी कभी अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत थका हुआ है तो आप उसको बोलते हो चलो अच्छा लाई डाउन, आई विल गिव यू गुड मसाज। इवन दैट इज अ लव लैंग्वेज।
that is physical intimacy. Okay, physical touch, any kind of physical touch. Okay, it could be just rubbing your hand, ठीक है, making you feel good. So that is your love language. फिर fifth है quality time. Quality time means you give me undivided attention. जहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो आप ऐसे नहीं कि you're scrolling through and like हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो. No, you keep everything aside and you give me time. जहाँ पे हर एक इंसान की ये 5 लव लैंग्वेज होता है. हर एक इंसान की अपनी अपनी लव लैंग्वेज होती है आउट ऑफ दीज 5. जैसे अगर मेरे लिए सपोज क्वालिटी टाइम है, तो अगर आप मुझे क्वालिटी टाइम दे रहे हो तो आई विल टेक इट एज यू लव मी. अगर आपके लिए सपोज वर्ड्स है, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर लूं. मतलब मैं आपके लिए आपकी चाय बना के लाऊं या आई गिव यू गिफ्ट्स, बट मैं अगर शब्दों से एक्सप्रेस नहीं करूंगी तो आप समझोगे ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ. और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज नोटिस करो. एग्जैक्टली. कि वो किस तरह से आपको प्यार करने की कोशिश करते हैं और उन्हें वही दो. तो अगर वो आपको कॉन्स्टेंटली गिफ्ट्स दे रहे, आप भी उन्हें गिफ्ट्स दो कभी, इवन इफ गिफ्टिंग इज नॉट योर लव लैंग्वेज. नो, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू, क्योंकि आज के तारीख में मोस्ट लोगों को, मतलब आज जरूरी, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आपके पार्टनर को पूछो, अच्छा ये 5 में से हाउ डू यू फील, व्हाट मेक्स यू फील लव्ड, ये 5 में से. और ये रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में करना चाहिए. Not really. फर्स्ट मंथ, मतलब हाँ फर्स्ट मंथ में, अगर फर्स्ट दिन में बोलो. बट फर्स्ट दिन में आई थिंक, क्योंकि आप किसी को जानने में वक्त, मतलब आप बेसिक्स ही क्लियर करोगे, देन पता चला आपने बम्बार्ड कर दिया, अच्छा बताओ कैसे प्यार अच्छा लगता है, क्या किस तरह से यू वांट टू बी लव्ड, एंड उसने कह दिया कि यार फिजिकल टच है, वहां पे ब्रेकअप हो गई अगर सामने वाली की नहीं है तो. राइट. सो इट कैन बी टू मच फॉर अ पर्सन टू टेक इन, क्योंकि आज के तारीख में जैसे फॉर यू आर इनटू पर्सनल डेवलपमेंट, राइट. तो आपके लिए अगर कोई आपको ऐसा सवाल पूछ देना तो यू विल इजीली एक्सेप्ट इट, बट अगर आप किसी नॉर्मल लेमैन को पूछो तो इट्स वेरी टफ टू एक्सेप्ट. इट्स वेरी टफ टू एक्सेप्ट बिकॉज थोड़ा सा अटपटा है, राइट. समवन हु इज नॉट फ्रॉम अ पर्सनल डेवलपमेंट व्यू, मतलब रोज की दिनचर्या है, काम करते हैं, आते हैं, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, जो मोस्ट ऑफ आज के इंडियंस दे डू इट. डू नो, आई फील रियली सैड दैट एटलीस्ट 82% ऑफ इंडियंस, they don't know how to take care of their mental health. They don't know themselves. They don't know what to do to improvise on personal front. और अगर खुद की मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो लाइफ आपके रिलेशनशिप का भी ख्याल नहीं रखेगी. ऑफ कोर्स, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि अगर आप खुद को नहीं जानोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को एंजॉय नहीं करोगे, तो आप कंपनी को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे. आप सामने वाला आपके लिए कितना भी कर दे, यू विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट इट. एंड जब आपकी लव लैंग्वेजेस आपको पता नहीं होती है कि क्या है, जैसे मेरे लिए अगर मेरा पार्टनर, फॉर हिम इट्स इट्स गिफ्ट्स ओनली फॉर एग्जाम्पल, एंड इज कॉन्स्टेंटली गिविंग मी गिफ्ट्स, एंड अगर मेरे लिए क्वालिटी टाइम मुझे दे ही नहीं रहा है तो आई विल ऑलवेज हैव अ फाइट विथ हिम, क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम मुझे कुछ ना दो, क्वालिटी टाइम दो, जस्ट सिट विथ मी एंड स्पेंड टाइम. दैट्स गोइंग टू बी that's how I understand that is love. तो सेम, अगर मैं सिर्फ बैठ करके मेरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड मैं उनको कुछ दे नहीं रही हूँ, आई एम नॉट गिफ्टिंग दैट पर्सन एनीथिंग, सो विल बी लाइक यार ये तो सिर्फ बैठ के बातें करती है, कुछ दे तो रही नहीं है, मतलब ये मुझसे प्यार ही नहीं कर रही. एंड ऐसा नहीं है, गिफ्ट डज नॉट मीन मटीरियल पोजेशन, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. एंड ऐसे हर एक की अपनी एक लैंग्वेज होती है, चाहे वो शब्दों से एक्सप्रेस ना कर पाए, बट मे बी आपके लिए, आप अगर बैठे हो थके हारे हो तो आपको आके पूछे ना कि चाय बना के लाऊं, दैट्स ऑल्सो लव लैंग्वेज. इसलिए लोगों को डेट करना शादी से पहले बहुत जरूरी होता है खुद को जानने के लिए. यस, अगर इवन इफ इट्स एन अरेंज मैरिज, एन अरेंज सेटअप, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, लव लैंग्वेजेस को समझो, आप एक दूसरे के गोल्स क्या है उसको समझो, आप पर्सनल फ्रंट पे व्हाट मेक्स यू फील गुड अबाउट लाइफ, ये जो एक दूसरे के सवाल है ना, ये पूछो, ये बहुत ज़रूरी है. सो इसके लिए कहते हैं कि रिलेशनशिप में ना जिज्ञासा होनी चाहिए एक दूसरे को जानने की. पॉडकास्ट के एंड में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये थोड़ा सा ब्रूटल ट्रूथ है, 2 ब्रूटल ट्रूथ है. पहला ब्रूटल ट्रूथ ये है कि बॉलीवुड आपको झूठ कहता है
एंड अगर आपको सच जानना है, आपको पॉडकास्ट और साइकोलॉजिस्ट की बातें सुननी चाहिए. और दूसरा ब्रूटल ट्रूथ अनफॉर्चुनेटली ये है कि इन माई एक्सपीरियंस जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉलेज में डेट करना स्टार्ट किया था, मोस्टली हर किसी की रिलेशनशिप टूट जाती है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आप 20s में बहुत ज़्यादा बदलते हो. आई बिलीव 30s में भी बदलते हो. तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, चिल करो. More than chill karo, it's about exploring yourself that will help you feel better. जैसे हमने ऑक्सीटोसिन की बात की थी, तो हर एक का अपना एक ऑक्सीटोसिन का लेवल मतलब तरीका अलग होता है. तो आप फिगर आउट करो कि व्हाट मेक्स यू फील गुड, एंड उसके लिए हर एक इंसान को एक पुश देना ज़रूरी है. इसके लिए लॉट ऑफ टाइम्स जब आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, आपको मन नहीं करेगा, बट डू इट स्टिल अ लिटिल बिट, मे बी अ लिटिल, and that's how you will start gradually increasing your oxytocin levels. एकता दीक्षित जी, थैंक यू. बहुत कुछ सिखाया आपने आज. ये Thank था you so much. हमारा वैलेंटाइंस डे स्पेशल. जल्दी आप लौट आइए TRS पर और सिखाइए अंशुमन, गीत और शाहिद कपूर के कैरेक्टर Only के बारे में. अगर आप इसका पार्ट 2 कर रहे हैं तो. करेंगे. हमें कमेंट्स में बताइए कि एकता दीक्षित से आपको और क्या जानना है. एंड अंटिल देन इनके रील्स और शॉर्ट्स देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली माय प्लेजर, क्योंकि रिलेशनशिप को समझना, लोग बोलते हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन, ऐसा कभी नहीं होता. हर एक दिन एफर्ट डालो. मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, दैट रिलेशनशिप में एवरी सिंगल डे एफर्ट डालो यार. एवरी सिंगल डे. आपको लगता है कि आपने उसको परस्यू कर दिया तो मतलब हो गया काम, ऐसे नहीं होता है. जब आप एक दूसरे को रोज परस्यू करोगे ना, रोज आप एक दूसरे के लिए एफर्ट डालोगे, ओनली देन इट विल ब्लूम. ध्यान से दोस्तों, प्यार बेसिकली केमिस्ट्री होती है और आई वुड से हार्ड वर्क होता है. एवरी डे इट्स एवरी डे एफर्ट. मोर देन हार्ड एफर्ट, इट्स द स्मार्ट एफर्ट. एकता दीक्षित जी, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई एम श्योर हम पार्ट 2 भी कर रहे हैं. यस, Yes. 100%. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड. हमारे हिंदी पॉडकास्ट के व्यूज 10x होते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश पॉडकास्ट. पर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इंग्लिश पॉडकास्ट ना ज्यादा पुराना वाला पॉडकास्ट है. देखो, जो जज्बात, जो इमोशंस हिंदी पॉडकास्ट पे निकल के आती है, वो वाले इमोशंस इंग्लिश में तो नहीं आएंगे, पर आपको नॉलेज मिलेगी इंग्लिश पॉडकास्ट से. बहुत तगड़ी नॉलेज मिलेगी इंग्लिश पॉडकास्ट से. अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी ना, तो बहुत ही जल्द हवोवी हैदराबाद वाला के साथ हमारी इंग्लिश साइकोलॉजी सीरीज आ रही है, जहां हमने प्यार की बातें करी है, जहां हमने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि खुशी की बातें करी है. वो वाले 2 एपिसोड्स भी देखिए. और एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी वैलेंटाइंस डे दोस्तों. अगर आपको भी लाइफ ने काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में प्यार आने नहीं वाला. इसका ये मतलब है कि आप उस प्यार के लिए तैयार हो रहे हो. तो एन्जॉय लाइफ, कीप फ्लोइंग, कीप ग्रोइंग. लेवल सुपर माइंड के साथ मेडिटेशन करते रहिए. ट्राई तो कीजिए दोस्तों, देखो कि आप खुद की लाइफ में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगे. ये है आज का रणवीर अलाहाबादिया स्पेशल. ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, इस आशिक का सबसे फेवरेट टॉपिक है. हैप्पी वैलेंटाइंस डे दोस्तों. I hope you enjoyed with Ekta Dikshit on TRS.